राइट। डेंगी फीवर, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने चैट सेक्शन में देखा है, तो वहां से एक अप्रोच बनता है, एक कॉन्सेप्ट बनता है, बिना मतलब कि किसी पेशेंट की डेंगू की जांच नहीं करानी है। अगर डेंगू नहीं लग रहा है, बहुत लंबे टाइम से फीवर है, राइट, और सेकेंड टाइम आ रहा है, तो आपको उसको एडमिट करना है, क्योंकि चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन आर वे हायर। तो हम लोग बात कर रहे हैं डेंगू की। तो डेंगू किससे है? डेंगू इज कॉज्ड बाय डेंगू वायरस, जो कि 4 डिफरेंट टाइप हैं। यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। आइए देखते हैं। डेंगू इज कॉज्ड बाय 4 डिस्टिंक्ट, 4 अलग अलग, 4 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस। टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस, यहाँ से ये हो गया कि एक वायरल इलनेस है डेंगू वायरस। 4 डिफरेंट टाइप के, राइट। और ये 4 डिफरेंट टाइप के हम लोग कह देते हैं डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, DEN फॉर डेंगू, राइट। हम लोग कह देते हैं डेन 1, हम लोग कह देते हैं डेन 2, हम लोग कह देते हैं वायरस का नाम है डेन 3, हम लोग कह देते हैं डेन 4, राइट। एक बार एक टाइप से हो गया तो उस टाइप से हमेशा इंसान इम्यून हो जाएगा, दोबारा उससे नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरे वाले टाइप से हुआ तो इम्यून भी नहीं रहेगा, और जो दूसरा एपिसोड होगा दूसरे स्ट्रेन से होगा, वो अनफॉर्चुनेटली काफी सीवियर होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं डेंगू वायरस की। तो यहाँ पे डेन 1 है, डेन 2 है, डेन 3 है, डेन 4 है। हम लोग कहते हैं एक बार हो गया वंस इन्फेक्टेड बाई वन टाइप ऑफ वायरस, वंस इन्फेक्टेड बाई वन subtype, then person becomes immune for that subgroup, for that subtype lifelong, right। lifelong उसके लिए इम्यून हो जाएगा, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। बट नॉट इम्यून फॉर अदर सीरोटाइप्स, बट नॉट इम्यून फॉर अदर 3 सबटाइप्स। समझ रहे हो तुम लोग? इसका मतलब एक बार पेशेंट को डेंगू हुआ तो उसके बाद 3 बार और हो सकता है, लेकिन जितनी बार सब्सिक्वेंटली होगा उतना ज्यादा सीवियर होगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए मैक्सिमम किसी को 4 बार डेंगू हो सकता है। देयरफॉर मैक्सिमम अ पर्सन कैन सफर 4 टाइम्स डेंगू, राइट। 4 बार डेंगू हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। चलिए, ये तो बिल्कुल बेसिक है। अब ये एक आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस है। ये वायरस हमारी बॉडी में एयर वाटर से नहीं आएगा, किसी न किसी आर्थ्रोपोड, राइट, मॉस्किटो से आएगा। मॉस्किटो बॉर्न या आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज है। यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर की जरूरत पड़ी, राइट। तो हम लोग कहते हैं डेंगू इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज ज्यादातर, ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं डेंगू होने के। वेक्टर बॉर्न डिजीज, और वेक्टर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एडीज मॉस्किटो है, राइट। कई टाइप के मॉस्किटो होते हैं, जैसे एडीज मॉस्किटो, एनोफ्लीज मॉस्किटो। एनोफ एनोफ्लीज आप लोगों को पता है क्या स्प्रेड करता है? एनोफ्लीज स्प्रेड करता है मलेरिया। यहाँ पे एडीज मॉस्किटो है, राइट। और ये एडीज मॉस्किटो कैसा होता है? व्हाइट स्ट्राइप्स प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर, व्हाइट स्ट्राइप्स, therefore known as टाइगर मॉस्किटो, राइट। टाइगर मॉस्किटो, अक्सर ये मॉस्किटो जहाँ पे आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर होता है वहां पे होते हैं। पॉन्ड वगैरह में नहीं होंगे उतने। जैसे मान लो कूलर में पानी रह गया तो वहां पे ये लोग पनप जाएंगे, और पॉट में रह गया, गमले वगैरह में रह गए वहां पे। तो कुल मिला के आर्टिफिशियल कलेक्शंस ऑफ वाटर मेनली ग्रो एंड थ्राइव इन आर्टिफिशियल कलेक्शंस ऑफ वाटर, राइट। तो इसलिए जब डेंगू का सीजन होता है तो पानी वगैरह कूलर का या कहीं पे भी कलेक्ट हो रहा है तो उसको नहीं होने देना है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज, राइट।
वायरस बॉडी में आएगा मॉस्किटो के थ्रू, ठीक है, और मॉस्किटो के पास भी हमारे ही थ्रू जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक दूसरे को इंफेक्ट करते रहते हैं, वही वायरस मॉस्किटो हमें देगा, हम मॉस्किटो को देंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा रिलेशन है हम लोगों का मॉस्किटो से। डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, येलो फीवर, बहुत सारी डिजीजेज होती हैं जो आपकी कैसे होती हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज होती हैं, और खासकर मॉस्किटो से फैलते हैं, राइट। ये आप लोग देख पा रहे हो, व्हाइट स्ट्राइप्स प्रेजेंट हैं, राइट। हम लोग इसी को कह देते हैं एडीज मॉस्किटो या टाइगर मॉस्किटो, राइट। उम्मीद है तुम लोगों ने इस मॉस्किटो को भी देखा होगा, टाइगर को भी देखा होगा, ठीक है। ये आपके व्हाइट स्ट्राइप्स हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं टाइगर मॉस्किटोज। तो डेंगू, चिकनगुनिया फैलाने के लिए टाइगर मॉस्किटोज होते हैं, एडीज मॉस्किटोज रेस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। तो कुल मिला के मॉस्किटो में डिजीज नहीं होगी, लेकिन मॉस्किटो में थोड़ा पार्ट आपका क्या, थोड़े दिन तक ये वायरस रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ट्रांसमिट करने का एक जरिया है बस, अगर मेरे अंदर वायरस है तो किसी और के अंदर इसी मॉस्किटो के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ और डायग्राम्स ले लेते हैं यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं डेंगू वायरस कहाँ से हमारी बॉडी में आया, एडीज एजिप्टी पूरा नाम है इसका, मॉस्किटो से, राइट। जब ये हमारा ब्लड लेगा तो क्या करेगा, ब्लड के साथ डेंगू वायरस ले लेगा अगर कोई पेशेंट होगा, और किसी और की बॉडी में कैसे जाएगा, जब मॉस्किटो बाइट करता है तो थोड़ा सा सेलाइवा सिक्रीट करता है पहले, तो सेलाइवरी ग्लैंड से ये वायरस इनोकुलेट हो जाता है किसी और के ब्लड में, राइट। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज है, ठीक है। बाइट्स ह्यूमन, पेशेंट डेवलप्स फीवर इन 4 to 13 days, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज, वेक्टर बॉर्न डिजीज, और जो वेक्टर है दैट इज एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी, राइट। ये आपका वेक्टर है। और हम लोग कहते हैं कोई भी डिजीज की बात करते हैं तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है इंक्यूबेशन पीरियड का। आज मॉस्किटो ने काटा जिसके अंदर डेंगू वायरस है, उसी दिन आपको फीवर नहीं आएगा, थोड़ा सा लैग पीरियड होगा, बॉडी में वायरस जाएगा, डिवाइड करेगा, राइट, इन्फ्लेमेशन करेगा, प्लेटलेट्स वगैरह को अटैक करेगा, फीवर कॉज करेगा, है ना। हम लोग कहते हैं सिम्टम आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं, मान लीजिए मॉस्किटो मुझे बनाना नहीं आता, यहाँ मॉस्किटो है, इसने क्या किया, बाइट कर लिया ह्यूमन को, तो इसका मतलब ह्यूमन के अंदर अब क्या आ गया, डेंगू वायरस आ गया, राइट, डेंगू वायरस। अब वायरस की एंट्री हमारे बॉडी में हुई है, इसके कितने दिनों के बाद पेशेंट में सिम्टम आने लगे, राइट। हम लोग कहते हैं फर्स्ट सिम्टम, अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम, जो कि ज्यादातर केसेस में फीवर होता है, हाई ग्रेड। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं एंट्री ऑफ वायरस, एंट्री ऑफ वायरस इन आवर बॉडी, ठीक है। मॉस्किटो के अंदर भी जाता है वायरस, उसको एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यहाँ पे हम लोग अपनी चिंता कर रहे हैं, तो हम लोग बात करें एंट्री ऑफ वायरस इन आवर बॉडी आज, उसके कुछ दिन के बाद हम लोग कह देते हैं एटलीस्ट 4 to 7 days के बाद पहला सिम्टम आया, ठीक है। इसी को हम लोग कह देते हैं, इस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड, राइट, दिस इज इंक्यूबेशन पीरियड। तो हर एक डिजीज की, अगर इन्फेक्टिव डिजीज है, चाहे वो मलेरिया हो, फाइलेरिया हो, रेबीज हो, एचआईवी हो, सबका एक पर्टिकुलर इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो जो भी सब्सिक्वेंटली हम लोग डिजीजेस पढ़ेंगे तो इंक्यूबेशन पीरियड जरूर डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसी को हम लोग कहते हैं आईपी, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की, राइट। इंक्यूबेशन पीरियड इज टाइम फ्रॉम एंट्री ऑफ पैथोजन, यहाँ पे वायरस है, एंट्री ऑफ पैथोजन टू अपीयरेंस ऑफ
appearance of first symptom, right? पहले दिन फर्स्ट सिम्टम। डिफरेंट डिजीजेस का इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है, राइट? और यहाँ पे अगर हम लोग डेंगू के इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इट इज ज्यादातर 3 to 7 days, राइट? जिस दिन मॉस्किटो ने काटा उसके 3 से 7 दिन में पेशेंट को फीवर, बॉडी रैशेस, बॉडी पेन, डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस आ सकते हैं। डेंगू सीवियर भी हो सकता है, लेस सीवियर भी हो सकता है किसी को डेंगू हो उसको फीवर भी ना आए, बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक चला जाए, ठीक है? तो सब में सीवियरिटी अलग अलग होती है, सबकी ससेप्टिबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है? तो यहाँ पे एक और डायग्राम लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, डेंगू वायरस शुरू में ही हम लोगों ने देख लिया था 4 टाइप के होते हैं, ठीक है? इनको स्प्रेड करेगा आपका कौन? टाइगर मॉस्किटो, राइट? टाइगर मॉस्किटो, दैट इज एडीज मॉस्किटो। तो बेसिकली वी हैव 4 सब टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस स्टार्टिंग फ्रॉम डेन 1 टू डेन 4, ठीक है? और सबके लिए आपकी क्या होती है? स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। ये जैसे सारे क्रिएचर्स की एक फैमिली होती है, इस वायरस की फैमिली जो होती है फ्लेविविरिडी होती है, ठीक है? अब इतना सब आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और भी एक स्लाइड लेते हैं यहाँ पे। राइट, यहाँ पे देखो एक और चीज बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका मॉस्किटो है, जाहिर सी बात है हम लोग एडीज मॉस्किटो की ही बात कर रहे हैं। एडीज मॉस्किटो ने इंसान को काटा, ठीक है? मॉस्किटो के पास वायरस होगा डेंगू वाला, तभी वो फैला सकता है, राइट? वो प्रोड्यूस नहीं करता है, वो किसी डेंगू वाले को बाइट किया होगा, वहीं से वायरस लिया होगा। हम लोगों ने कहा एडीज मॉस्किटो ने ह्यूमन को बाइट किया, राइट? तो ह्यूमन में कितने दिन के बाद फीवर आने लगा? दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड, राइट? जिसकी हम लोगों ने बात किया, राइट? विच इज 3 to 7 या 4 to 7, इन्होंने 4 to 7 दिया है, दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट? एक ही मॉस्किटो कितने भी इंसान को काट सकता है, कितने भी लोगों को डेंगू फैला सकता है, ठीक है? इंक्यूबेशन पीरियड की बात तो हम लोगों ने कर ली थी। जो इंक्यूबेशन पीरियड नॉर्मली हम लोग देखते हैं, हम लोग अपने इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। मॉस्किटो का भी कोई ना कोई इंक्यूबेशन पीरियड होगा। मतलब अगर मान लीजिए आज किसी का ब्लड सक करके मॉस्किटो गया है, तो कितने दिन के बाद वो डेंगू फैलाने लगेगा? मतलब मॉस्किटो ने ब्लड सक किया, ब्लड जाहिर सी बात है उसके स्टमक में गया होगा, स्टमक से सेलाइवरी ग्लैंड में आएगा, तभी जब वो किसी और को बाइट करेगा, सेलाइवा पोर करेगा, तो उसके साथ उसके ब्लड में वायरस चला जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड, राइट? तो मॉस्किटो की भी चिंता करो, दैट इज यूजुअली 8 to 10 days। मेरी बात शायद तुम लोग समझ पा रहे हो। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं एमसीक्यू में। एक आपका नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड है, हम लोग इसको कहते हैं इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड, जिसकी हम लोगों ने बात किया, राइट? ह्यूमन के लिए अप्लाई होता है, राइट? जिस दिन मॉस्किटो ने बाइट किया और जो पहला सिम्टम आया फीवर, हम लोग कहते हैं दिस इज इंक्यूबेशन पीरियड, दिस इज इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड, दिस इज यूजुअली 4 to 7 days। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, मॉस्किटो ने एक डेंगू वाले इंसान को बाइट किया, ठीक है? मान लीजिए पर्सन है, इसको डेंगू फीवर है, राइट? इसको मॉस्किटो ने बाइट किया, मतलब मॉस्किटो का नुकसान हो गया। इसको मॉस्किटो ने बाइट किया, ठीक है? तो मॉस्किटो के पास क्या चला जाएगा? मॉस्किटो के पास डेंगू वायरस चला जाएगा। मॉस्किटो गेट्स डेंगू वायरस। जाहिर सी बात है ब्लड सक किया है, कोई भी चीज कोई खाएगा स्टमक में ही जाएगा, इन स्टमक, राइट? मतलब यहाँ पे वायरस इन्फेक्टेड, सॉरी मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो गया, राइट? अब मॉस्किटो के स्टमक में गया, स्टमक से ये कहाँ पे आएगा? सेलाइवरी ग्लैंड में आएगा, राइट? और फिर सेलाइवा के साथ वायरस कहाँ पे चला जाएगा? सेलाइवा के साथ वायरस आपका जब ये किसी को नेक्स्ट टाइम बाइट करेगा तो उसको दे देगा, राइट? तो कितने दिन में इसका वायरस स्टमक से सेलाइवा तक जा रहा है, सेलाइवरी ग्लैंड तक जा रहा है, राइट? कितना टाइम लग जाएगा एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो को किसी इंसान को इन्फेक्ट करने के लिए? दैट इज एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड, राइट?
दिस इज नोन एज एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। एक्सट्रिंसिक, समझ गए होगे तुम लोग। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब नंबर ऑफ डेज अ मॉस्किटो रिक्वायर व्हिच अ मॉस्किटो रिक्वायर्स टू स्प्रेड डेंगू वायरस टू सम होस्ट, राइट। तो एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, ये भी करीब 10 दिन के आसपास होता है। इन्होंने 8 to 10 डेज मेंशन किया है, राइट, 8 to 10 डेज, राइट। तो हम लोगों को थोड़ी बहुत चिंता मॉस्किटो की भी होनी चाहिए, राइट, सबकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बहुत सिंपली देखा है, डेंगू एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, 4 स्ट्रेन्स हैं, और चारों से जो इम्यूनिटी मिलेगी वो स्ट्रेन स्पेसिफिक मिलेगी, दूसरे के अगेंस्ट वो इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करेगा। वेक्टर बॉर्न डिजीज है जिसको एक टाइगर मॉस्किटो या एडीज मॉस्किटो फैलाएगा, राइट। और हम लोगों ने देखा है इंक्यूबेशन पीरियड विल बी ऑफ 4 to 7 डेज, राइट। और आगे हम लोगों ने देखा है मॉस्किटो के लिए जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा दैट इज एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड, दैट विल बी 8 to 10 डेज, राइट। अब बात आ गई है थोड़ी बहुत पैथोफिजियोलॉजी, थोड़ी बहुत बेसिक्स पढ़ने की, ताकि इसी नॉलेज पे आप लोग आगे की चीजें इजीली समझ पाओ, राइट। डेंगू दिखने में सिंपल डिजीज है लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारे लॉजिक्स हैं यहाँ पे, राइट। आइए हम लोग बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर सेकेंड टाइम डेंगू होता है तो और सीवियर क्यों होता है। जैसे फर्स्ट टाइम हुआ, भले ही इम्यूनिटी नहीं थी, पेशेंट उसको एंटीबॉडी बना के रिकवर हो गया, सेकेंड टाइम में दूसरे के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के रिकवर हो जाना चाहिए। लेकिन पहले के बाद जब सेकेंड या थर्ड एपिसोड्स होते हैं, सब्सीक्वेंट एपिसोड्स में प्रॉब्लम और सीवियर होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, राइट। पैथोफिजियोलॉजी के ही बेसिस पे हम लोग आगे चल के क्लिनिकल फीचर्स वगैरह देखेंगे। अभी आज बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम लोगों ने कहा जब बॉडी के अंदर डेंगू वायरस पहुंचा, राइट, मैंने कह दिया यहाँ पे किसी को मॉस्किटो बाइट मिला, मॉस्किटो बाइट, और जिसकी वजह से मैंने कह दिया पेशेंट में डेंगू वायरस चला गया डेन 1, ठीक है। इसकी वजह से पेशेंट को डेंगू हो गया, मैंने कह दिया पेशेंट को डेंगू फीवर हो गया, राइट। अब यहाँ पे डेंगू वायरस बॉडी में गया है, तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, वायरस बॉडी में गया, इसकी प्रोटीन्स आपकी बिहेव करेंगी एज एंटीजन, राइट। ये बॉडी में डेंगू वायरस वाली प्रोटीन नहीं मिलेंगी, हमारे लिए फॉरेन प्रोटीन्स होंगी, हम लोग कहते हैं ये एंटीजन है। बॉडी इसी वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाएगी एंटीबॉडीज, राइट। हम लोग कहते हैं यहाँ पे एंटीजन था, और बॉडी ने इसी को अटैक करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, इस वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या बनाया, एंटीबॉडी, राइट। हम लोगों ने कह दिया यहाँ पे एंटीबॉडी बनाया, ठीक है। तो ये चाहे आपको वायरल फीवर हो, सिंपल कॉमन कोल्ड हो, राइट, टाइफॉइड हो, टीबी हो, कोई भी डिजीज अगर आपको होती है, तो जो पैथोजन होता है उसकी प्रोटीन्स तो आपकी बॉडी में होती नहीं है, तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, राइट। तो प्रोटीन्स जो बाहर से आई हैं, फॉरेन प्रोटीन्स, वो एंटीजेंस होती हैं, बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ और प्रोटीन्स डेवलप करती है, वो एंटीबॉडीज होती हैं। तो एंटीबॉडीज, यही आप चाहे कोविड की बात कर लो, अगर एंटीबॉडीज आपके बॉडी में नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा हैं तो आप उस पर्टिकुलर एंटीजन को हैंडल कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज हैं कोविड वायरस के अगेंस्ट, तो कोविड वायरस आएगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, राइट, डिजीज नहीं हो पाएगी। मान लो मुझे कभी कोविड नहीं हुआ और मैं अनवैक्सीनेटेड हूँ, कोविड वायरस आएगा, जब तक मैं एंटीबॉडी वगैरह बनाऊंगा तब तक तो डिजीज हो चुकी होगी, हो सकता है एंटीबॉडी जनरेशन सफिशियंट अमाउंट में ना हो, राइट, और पेशेंट क्या हो जाए, सीवियर कोविड इन्फेक्शन हो, डेथ हो सकती है पेशेंट की। तो यहाँ पे ये एंटीबॉडी बनने का मतलब पेशेंट की बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स है। लेकिन इम्यून रेस्पॉन्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट हो सकता है, कभी कभी इसी इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से बॉडी में भी इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिक पैथोफिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, पहले भी हम लोगों ने कल भी एंटीजन और एंटीबॉडी की बात की, तो इन्फेक्शियस डिजीजेस में तो ये काम होगा ही।
तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे किसी भी एक स्ट्रेन से इंसान को क्या हुआ, डेंगू फीवर, पेशेंट ने एंटीबॉडी बनाया, राइट, इस वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन ये एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में कुछ और चीजों को भी अटैक करेंगी। यही एंटीबॉडीज आपके प्लेटलेट्स को अटैक करेंगी, यही एंटीबॉडीज आपके ब्लड वेसल्स को अटैक करेंगी, राइट। दीज एंटीबॉडीज विल अटैक प्लेटलेट्स, they will attack blood vessels, right, blood vessels। तो बहुत ही सिंपल है। अब यहीं से आपके कुछ मैनिफेस्टेशंस का आइडिया लग रहा होगा आप लोगों को। ब्लड वेसल्स, तो प्लेटलेट आपके क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन। इसीलिए कहते हैं डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, राइट। देयरफॉर प्लेटलेट काउंट डिक्रीजेस, देयरफॉर प्लेटलेट काउंट डिक्रीजेस। हम लोग कहते हैं पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, देयरफॉर इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, राइट, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। सिंपल है काफी। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट काउंट, ये सब तो आप लोग कराते हो। एक चीज ये हो गया। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ब्लड वेसल को अटैक करोगे, इसका मतलब वेसल डैमेज होगी, वेसल के अंदर से लीकेज स्टार्ट हो सकता है, चाहे ब्लड पूरा लीक कर जाए, चाहे फ्लूइड लीकेज स्टार्ट हो जाए। मैंने कह दिया ब्लड वेसल को अटैक किया तो ब्लड वेसल इंजरी होगी, तो इसके अंदर से हो सकता है वाटर वगैरह बाहर निकलने लगे, राइट। इसका मतलब क्या है, ब्लड वेसल से वाटर निकल जाएगा अगर, देयरफॉर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, राइट। 5 लीटर ब्लड का वॉल्यूम होता है बॉडी में, अगर ब्लड से चाहे पूरा ब्लड ही निकल जाए, चाहे केवल वाटर निकल जाए, तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो पेशेंट में क्या प्रॉब्लम होगी, पेशेंट में शॉक की कंडीशन आने लगेगी, राइट। देयरफॉर ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, बीपी कम होने लगेगा, हम लोग कहते हैं दैट इज हाइपोटेंशन, राइट। और यही अगर बीपी अनरिकॉर्डेबल हो जाए, बीपी इफ अनरिकॉर्डेबल, तो हम लोग कह देते हैं पेशेंट शॉक की कंडीशन में चला गया, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। बीपी इफ बिकम्स अनरिकॉर्डेबल, राइट, तो क्या हो जाएगा, पेशेंट में शॉक की कंडीशन आ जाएगी, हम लोग कह देते हैं दिस इज नोन एज शॉक, राइट, क्योंकि डेंगू की वजह से हुआ है। हम लोग कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू शॉक सिंड्रोम, डीएसएस। और ये हो जाता है तो डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, तो हम लोग कहते हैं कोई भी पैथोजन बॉडी में गया तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। मैं कह रहा हूँ डेंगू वायरस को न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन उसी प्रपोर्शन में ये भी हो सकता है कि प्लेटलेट बहुत डिस्ट्रॉय हो गए हों, वायरस भी गया, ठीक है, प्लेटलेट भी गए, डेथ हो सकती है। तो हमें मॉनिटर करना होता है कि प्लेटलेट काउंट क्या है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर वगैरह क्या है। तो यहाँ पे आगे चल के हम लोग देखेंगे जो मैनेजमेंट भी होगा, पेशेंट का एक तो बीपी वगैरह हमें मेंटेन करना होता है, इसलिए फ्लूइड देते हैं, रिंगर लैक्टेट देते हैं, क्रिस्टलॉइड्स देते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो अगर जरूरत पड़ी, अगर पेशेंट ब्लीड करने लगा या रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, तो पेशेंट में हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर 20,000 से ज्यादा प्लेटलेट हैं तो जबरदस्ती जंबो पैक, सिंगल डोनर प्लेटलेट या मल्टीपल प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं होती। एक बार पैथोफिजियोलॉजी को फिर से रिवाइज कराते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। कल हम लोग बात करेंगे कि सेकेंड टाइम होता है तो क्यों ज्यादा डेंजरस है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पहली बार ही किसी को डेंगू हुआ और हम लोगों ने कहा डेन 1 से हुआ, तो बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया, 7 दिन के अंदर वायरस न्यूट्रलाइज, पेशेंट ठीक। लेकिन इन्हीं 7 दिनों के अंदर पेशेंट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं अगर ब्लड वेसल और प्लेटलेट का डैमेज नॉर्मल से ज्यादा हुआ या एक्सट्रीम डैमेज हुआ। प्लेटलेट कम हुए तो जाहिर सी बात है पेशेंट में ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। दूसरी तरफ अगर हम लोग कहें यहाँ पे ब्लड वेसल डैमेज हुआ तो वेसल के कंटेंट्स बाहर आएंगे, थोड़ा बहुत डैमेज हुआ तो वाटर बाहर आया, ज्यादा डैमेज हुआ तो पूरा ब्लड बाहर आ गया,
दोनों कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, हम लोगों ने कहा पेशेंट का बीपी कम होने लगा, हाइपोटेंशन हुआ, पेशेंट का बीपी और कम हो गया, पेशेंट शॉक की कंडीशन में चला गया। अगर ब्लड प्रेशर ही नहीं होगा तो बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं, चाहे ब्रेन हो, किडनी हो, उनको ब्लड प्रेशर, उनको ब्लड नहीं मिलेगा, प्रेशर से नहीं मिलेगा, उनका परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज होगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा, डेंगी सॉफ्ट सिंड्रोम होगा, डेथ हो जाएगी पेशेंट की। राइट, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी में बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? डेंगी वायरस। राइट, जो कि यहाँ पे क्या बिहेव करेगा? एंटीजेंस। राइट, दीज एंटीबॉडीज, सही बात है, अच्छे के लिए बनी है। दीज एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय, किसको? एंटीजन मतलब डेंगी वायरस को। राइट, बट these antibodies also attack, किसको? Platelets and blood vessels. Right, also attack platelets and blood vessels. Right, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। आगे चल के हम लोग क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे क्या क्या मिलेंगे। और दूसरा पेशेंट में हाइपोटेंशन एंड शॉक। तो ये आपका बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है, जिसकी वजह से आगे चल के आप लोग काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पहला डिजीज है, पहला लेक्चर है, तो आप लोग डेंगी प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा, इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। कल मिलते हैं और डेप्थ के साथ और क्लिनिकल फीचर्स। राइट, और हम लोग कुछ